हे एवरीवन, वेलकम बैक टू करंट ईवा वेब। आज का वीडियो है फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3। पहले की वीडियोस में अब तक हमने आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 24 तक कवर किया था, जिसमें हमने राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम और राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन का टाइटल कवर किया था। हमारा अगला टाइटल आता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो आइए चलते हैं, उसे डिस्कस कर लेते हैं। तो आर्टिकल 25 से लेकर 28 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज एवरी सिटीजन द राइट टू फॉलो द रिलीजन ही बिलीव्स इन, दैट इज द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। जिसमें पहला आर्टिकल आता है आर्टिकल 25, जो गारंटी करता है फ्रीडम ऑफ रिलीजन टू ऑल पर्सन्स इन इंडिया, दैट इज टू ऑल इट्स सिटीजन्स, लेकिन सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, हेल्थ एंड अदर प्रोविजंस। अदर प्रोविजंस में दो चीज़ें आती हैं, पहला फ्रीडम ऑफ कंसाइंस और दूसरा द राइट टू फ्रीली प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट रिलीजन। फर्दर डीपनेस में आर्टिकल 25 को देखें तो ये स्टेट करता है कि ये कोई भी एग्जिस्टिंग लॉ को अफेक्ट नहीं करेगा, और दूसरी बात ये कि ये स्टेट को प्रिवेंट नहीं करेगा, रोकेगा नहीं फ्रॉम मेकिंग एनी लॉ रिलेटिंग टू दीज 3 पॉइंट्स। अब 3 पॉइंट्स की बात करें तो पहला ये कि कोई भी एक्टिविटी है, मान लीजिए इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, पॉलिटिकल या सेक्युलर एक्टिविटी, जो डायरेक्टली एसोसिएट होती है रिलीजियस प्रैक्टिस से, उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन या रेगुलेशन लाना है तो स्टेट को ये रोकेगा नहीं। दूसरा, सोशल वेलफेयर और रिफॉर्म के लिए अगर स्टेट चाहे तो कोई लॉ लाना चाहे तो ये बाउंड नहीं रहेगा। और तीसरा, ओपनिंग ऑफ हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस ऑफ पब्लिक कैरेक्टर फॉर ऑल द क्लासेस एंड सेक्शंस ऑफ द हिंदूज। तो ये बात करता है आर्टिकल 25। तो अब हमारा अगला आर्टिकल आता है आर्टिकल 26। आर्टिकल 26 को समझने के लिए हमें समझना होगा टर्म रिलीजियस डिनोमिनेशन को, जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इन द केस ऑफ कमिश्नर हिंदू रिलीजियस एंडाउनमेंट मद्रास वर्सेस श्री लक्ष्मीनंद्र तीर्थ स्वामी और श्री शिशुर मठ के केस में कंसिडर किया था, जिसमें ये माना था अ कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स क्लास टुगेदर या फिर अ रिलीजियस सेक्ट ऑफ बॉडी हैविंग अ कॉमन फेथ, और तीसरा ऑर्गेनाइजेशन डेजिग्नेटेड बाय अ डिस्टिंक्टिव नेम इज कंसिडर्ड टू बी एज रिलीजियस डिनोमिनेशन। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये माना था। अब आर्टिकल 26 को देखें तो आर्टिकल 26 जो है वो कन्फर करता है राइट ऑन एवरी रिलीजियस डिनोमिनेशन और एनी सेक्शन ऑफ सच रिलीजियस डिनोमिनेशन, लेकिन इसमें भी 4 पॉइंट्स आ जाते हैं। पहला, इस्टेब्लिशिंग एंड मेंटेनिंग इंस्टीट्यूशंस फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पसेस। दूसरा, मैनेजिंग इट्स अफेयर विथ रिगार्ड टू रिलीजन। तीसरा, ओइंग एंड एक्वायरिंग प्रॉपर्टी। और चौथा, एडमिनिस्ट्रिंग द प्रॉपर्टी इन अकॉर्डेंस विद द लॉ। लेकिन आर्टिकल 26 को जब हम देखेंगे तो आर्टिकल 26 इज सब्जेक्ट टू सर्टेन लिमिटेशंस, दैट इज आर्टिकल 26 जो है उसमें जो राइट्स हैं वो एब्सोल्यूट नहीं हैं। अगर ऐसी कोई रिलीजियस प्रैक्टिस है दैट इज इन कंट्रावेंशन टू एनी पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी और हेल्थ, देन सच रिलीजियस प्रैक्टिस कैन नॉट क्लेम द प्रोटेक्शन ऑफ द स्टेट। ये बात करता है आर्टिकल 26। अब आर्टिकल 27 में आते हैं। तो आर्टिकल 27 है वो प्रिवेंट करता है पर्सन और एनी इंडिविजुअल फ्रॉम बीइंग कंपेल्ड टू पे एनी टैक्स, टू पे एनी पेमेंट which are meant for the payment of the cost actually incurred for the promotion or maintenance of any religion or religious denomination। डायरेक्टली देखें तो आर्टिकल 27 जो है वो प्रिवेंट करता है एनी इंडिविजुअल, एनी पर्सन फ्रॉम बीइंग कंपेल्ड और बीइंग फोर्स्ड टू पे एनी पेमेंट which are directly in promotion or maintenance of any religion or religious denomination। अब आर्टिकल 28 में आते हैं। तो आर्टिकल 28 प्रोहिबिट करता है एनी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो कि होली एडमिनिस्टर है स्टेट फंड से उन्हें रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करने में, लेकिन ये चीज़ उन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन पे प्रोवाइड अप्लाई नहीं होती जो स्टेट से एडमिनिस्टर्ड हैं लेकिन एस्टैब्लिश हुए हैं अंडर एंडाउमेंट और ट्रस्ट रिक्वायरिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन टू बी इम्पार्टेड इन सच इंस्टीट्यूशन। अब आर्टिकल 28 जो है वो एक फ्रीडम की भी बात करता है। एनी पर्सन अटेंडिंग स्टेट रिकग्नाइज्ड और स्टेट फंडेड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, उसे जरूरत नहीं है या who is not required to take part in religious instruction or to attend any workshop जो बात करता है religious instructions की in any such educational institution उसके premises के अंदर। तो आर्टिकल 28 और 27 ये स्टेट करते हैं, और इसी के साथ हमारा ये टाइटल फिनिश होता है। हमारा अगला टाइटल आता है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। इंडिया में कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स जो हैं वो प्रोटेक्टेड हैं अंडर आर्टिकल 29 एंड 30 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दोनों ही एम है मिनॉरिटी राइट्स प्रोटेक्शन के लिए, और इन सर्टेन पॉइंट्स दीज टू प्रोविजंस आल्सो सीम लाइक एन एक्सटेंशन टू द राइट टू इक्वालिटी प्रोविजंस। तो इसमें पहला आर्टिकल आता है आर्टिकल 29।
आर्टिकल 29 क्लॉज 1 बात करता है द राइट्स ऑफ सिटीजन टू कंजर्व इट्स लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर. एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन्स लिविंग इन एनी टेरिटरी ऑफ इंडिया और एनी पार्ट और जिनके पास डिस्टिंक्ट लैंग्वेज है, स्क्रिप्ट है, कल्चर है अपनी खुद की, तो उनके पास इसका राइट भी है उसे कंजर्व करने का. आर्टिकल 29 क्लॉज 2 जो है वो देता है राइट ऑफ अ सिटीजन नॉट टू बी डिनाइड एडमिशन इनटू स्टेट मेंटेन्ड और स्टेट एडेड इंस्टीट्यूशन ऑन द ग्राउंड ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट और लैंग्वेज. कोई भी सिटीजन कोई भी स्टेट मेंटेन्ड या स्टेट एडेड इंस्टीट्यूशन में एडमिशन डिनाई नहीं किया जा सकता सिर्फ इस बेसिस में, सिर्फ उसके रिलीजन, रेस, कास्ट और लैंग्वेज के बेसिस में. तो ये बात करता है आर्टिकल 29. आर्टिकल 30 में आते हैं तो आर्टिकल 30 क्लॉज 1 जो है वो राइट ऑफ ऑल रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक मिनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ देयर ओन चॉइस. सारी मिनॉरिटीज वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन और लैंग्वेज सबके पास राइट है टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ देयर चॉइस. ये बात करता है आर्टिकल 30 क्लॉज 1. क्लॉज 2 जो है वो right of an educational institution not to be discriminated against in the matter of state aid on the ground that it's under the management of a minority. The state in providing aid, कोई भी education institution को provide करने में aid में सिर्फ state इस basis पे discriminate नहीं कर सकते कि वो minority owned है whether based on religion or language. तो ये हो गया हमारा आर्टिकल 29 और 30 और इसी के साथ कल्चरल एजुकेशन राइट्स का टाइटल हमारा यहाँ फिनिश होता है. तो अब हमारा नेक्स्ट टाइटल आता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज. आर्टिकल 32 से लेकर आर्टिकल 35 तक डील करते हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जिसमें सिटीजन्स को राइट मिलता है टू मूव टू अ कोर्ट ऑफ लॉ इन केस ऑफ एनी डिनायल ऑफ द फंडामेंटल राइट्स. पहला आर्टिकल आता है आर्टिकल 31. Article 31 of the Indian Constitution gave the people of India the right to hold and dispose of their property as they see fit. 44th Amendment 1978 में जो आया था उसमें राइट टू प्रॉपर्टी को डिलीट किया गया था एज अ फंडामेंटल राइट और इस्टेब्लिश किया गया था एज अ मियर लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट. फर्स्ट अमेंडमेंट जो आया कॉन्स्टिट्यूशन का जो कि 1951 में आया, उसमें पार्लियामेंट ने आर्टिकल 31A को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया. By this, the government can acquire the property of the people, and by doing so, the fundamental rights mentioned in Article 14 and 19 shall not be violated. In other words, Article 31 of the Indian Constitution जो है वो immune है Article 14 और 19 of Indian Constitution से. 31B को देखें तो it is in the reference of acts and laws mentioned in the 9th schedule of the Indian Constitution. अब 9th schedule क्या है? ये सारे ही लिस्ट हैं एक्ट्स और लॉज के जो कि चैलेंज नहीं किए जा सकते इन द कोर्ट ऑफ लॉ. मतलब इंडियन जुडिशरी की रीच से बाहर के सारे एक्ट्स और लॉज 9th शेड्यूल में मेंशन्ड है. आर्टिकल 31 भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का यही कहता है कि आर्टिकल 31A आर इम्यून फ्रॉम द इंडियन जुडिशरी एंड कैन नॉट बी नल्ड ऑन द बेसिस दैट दे माइट वायलेट द फंडामेंटल राइट्स मेंशन्ड इन आर्टिकल 14, 19 एंड 31 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. अब आर्टिकल 32 की बात करते हैं तो आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स द राइट टू इंडिविजुअल्स टू मूव टू द सुप्रीम कोर्ट टू सीक जस्टिस व्हेन दे फील दैट द राइट हैज बीन अनड्यूली डिप्राइव्ड. ये दो चीजों की बात करता है. पहला द राइट टू इंडिविजुअल्स और दूसरा ये सुप्रीम कोर्ट को अथॉरिटी देता है टू इशू डायरेक्शंस और रिट्स. जब हम रिट्स की बात करते हैं तो जनरली दे आर ऑफ 5 टाइप्स. पहला हिबिस कॉर्पस मीनिंग टू हैव अ बॉडी और टू प्रोड्यूस अ बॉडी. ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला रिट है जो कि यूजुअली यूज होता है इलीगल डिटेनमेंट पे. दूसरा आ जाता है मैंडेमस दैट इज वी कमांड अ कॉल फॉर पब्लिक ऑफिशियल्स टू पब्लिक ड्यूटी. थर्ड आ जाता है सर्चरी दैट इज टू बी सर्टिफाइड. फोर्थ प्रोहिबिशन और फिफ्थ आ जाता है को वारंटो दैट इज बाय व्हाट अथॉरिटी जो कि एक क्वेश्चन करता है. तो इसी वजह से इन 5 रिट्स की वजह से सुप्रीम कोर्ट को कहा गया है द प्रोटेक्टर एंड द गारंटर ऑफ फंडामेंटल राइट्स. इसी वजह से डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने भी इसे हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा था. अब आ जाता है आर्टिकल 33. आर्टिकल 33 एम्पावर करता है पार्लियामेंट को टू रिस्ट्रिक्ट और टू एब्रोगेट द एप्लीकेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन रिलेशन टू द आर्म फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस और पुलिस. पार्लियामेंट ऑफ इंडिया जो है वो थ्रू लेजिस्लेशंस रिस्ट्रिक्ट कर सकती है ऑपरेशन ऑफ एनी फंडामेंटल राइट सच एज इक्वालिटी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन और पर्सनल लिबर्टी. लेकिन इसमें क्वेश्चन अराइज यही होता है कि व्हाई देयर इज अ लिमिटेशन ऑफ फंडामेंटल राइट टू दीज पीपल हु सर्व द नेशन. और आंसर यही है कि बिकॉज दे आर सर्विंग द नेशन.
We can imagine that if the members of armed forces are given right to demonstrations, to form associations, to form unions, what would have happened? Article 33 of the Constitution of India से ही enact हुए हैं कई major acts such as Police for Restrictions of Rights Act 1966, Army Act 1950, Navy Act 1950 and Air Forces Act 1950. तो हमारा लास्ट आर्टिकल आता है आर्टिकल 34. Article 34 pertains to the restrictions on fundamental rights conferred by this part while martial law is enforced in any area. अब क्वेश्चन ये होता है कि मार्शल लॉ एक्चुअली है क्या? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मार्शल लॉ को डिफाइन नहीं करता. ये बोरो हुआ था इंग्लिश कॉमन लॉ से, जिसे सिंपल लैंग्वेज में कहते हैं मिलिट्री रूल. तो मार्शल लॉ जो है वो कहीं भी डिक्लेयर हो सकता है इन इंडिया. जनरली इम्पोज होता है सिचुएशंस में जैसे कि इंसर्जेंसी, वॉर, इन्वेजन, रिबेलियन, रायट्स और एनी अदर वायलेंट एक्टिविटी. So that's it. That's the end of the Fundamental Rights series. Thank you for watching the video. Do like, share and subscribe to our channel. Also don't forget to press the bell icon to stay updated. Thank you.